हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। और आप लोग के लिए हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सितंबर 2015 का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि हमारे सीटेट क्वेश्चन में सीटेट पेपर में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ओके, आप लोग यहाँ पर आए, जुड़े और पूरी क्लास देखने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर जीरो से यहाँ पर हीरो तक पढ़ाया जाएगा। तो जब तक आप लोग क्लियर ना करें तब तक हम आप लोग के साथ हैं। ओके, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 24 की तरफ जो यहाँ पर दिया है और पार्ट बाई पार्ट हम लोग को वीडियो दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इस तरह से 2 पार्ट यहाँ पर बन चुका है। अब थर्ड पार्ट यहाँ पर हम आप लोग के लिए दिखा रहे हैं। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पर आए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट तैयार हो। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल परिस्थिति होनी चाहिए? यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से हमारा प्राकृतिक पोषण होना चाहिए। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, यहाँ पर जो हमारा प्राकृतिक पोषण पालन होता है वो हमारा आनुवंशिकता से निर्भर है, बायोलॉजिकल से गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो प्राकृतिक होता है, जो जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम से आते हैं क्योंकि हमारे बालों का, जब हमारा नानी और मम्मी का बाल घुंघरूला होता है हमारा भी बाल घुंघरूला हो जाएगा। आँख का रंग जो नीला होता है, काला होता है, इस पर भी वंशानुक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे 25 की तरफ। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम में समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जनसंचार उसे कहेंगे जिससे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन ये जनसंचार के माध्यम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। ओके गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितना महत्व हो गया है। जो हमारा कोचिंग ट्यूशन हमको गाँव में जल्दी नहीं मिलता था, अब यूट्यूब के माध्यम कोने कोने तक पहुँचाया जा रहा है जनसंचार के माध्यम से। ओके गाइस, देखेंगे जनसंचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। यह सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यम से बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तीय मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। यह बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंत क्रिया नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा देखिए और समझिए कि यहाँ पर बहुत सारा जनसंचार का माध्यम यहाँ पर जुड़ चुका है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो 2015 का, इससे पहले का बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर 22-23 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इतना ही अब समय में कितना हमारा यहाँ उपयोग होने लगा है जनसंचार के माध्यम से बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति हमारा क्षमताओं को भी बढ़ा रही है, विश्वासों को भी प्रवृत्ति पर लेकर आ रही है कि यहाँ पर सभी सत्य बताया जाता है। ओके, हमारा क्वेश्चन हमारा आ गया 26। बच्चों किस प्रकार के सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस पर प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नेगेटिव हमारा कौन सा हो जाएगा? बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं? नहीं, तो बच्चे समाज द्वारा, परिवार द्वारा, साथी समूह, मित्र द्वारा सभी से सीखते हैं। ओके, यहाँ पर भी देखेंगे बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, लेकिन इसको माना जाएगा जब बच्चे अपने से, जब बच्चे कब सीखते हैं, कब अधिगम उसमें उसको जल्दी सीख पाता है? जब खुद से आंतरिक प्रेरणा लेकर अपने दिमाग से सोच करके कि हाँ हमको सीखना है, इस तरह से तैयार होता है, तभी बच्चे जल्दी सीख लेता है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से भी सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, पियाजे ने कहा है, पियाजे साहब ने कहा है कि बच्चे सक्रिय खोज करता है और नन्हे वैज्ञानिक है। ओके,
यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे केवल यहाँ पर देखेंगे कि केवल लगा दिया है तो हमारा नहीं हो जाएगा। एनिमुलेट करने का यही हमारा एक रास्ता होता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे 27 की तरफ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। अपने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को किस तरह की रणनीति को अपनाना चाहिए जो कि बच्चे प्रेरित होकर के सीखे। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंक लाने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरणा के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। बार बार बच्चे को पुरस्कार और दंड भी नहीं देना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। यस, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि बच्चों को हमें रुचियों के अनुसार उसको लक्ष्य निर्धारित करें और वो अपने कोई भी काम को पूरा करने का उसमें सहायता प्रदान करना चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन सिर्फ 3 बचा हुआ है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन और देखें, बताएं कि आप लोग कितना सोल्व कर चुके हैं। आप लोग भी गण करके यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। सामाजिकरण का जो हम बच्चे जहाँ सीखते हैं वो कौन सा सबसे इसमें प्रमुख कारण है। तो हमारा फर्स्ट में ही आ जाएगा परिवार द्वारा ही हम सीखते हैं और परिवार को प्राथमिक कारण माना गया है सामाजिकरण का। और जैसे कि मीडिया, स्कूल के सेकेंडरी सामाजिकरण को माना गया है। प्राथमिक जो है हमारा परिवार है, सेकेंडरी है जो हमारा स्कूल, मीडिया इत्यादि को माना गया है, ना कि कंप्यूटर, अनुवांशिकता या राजनीतिक दल, ये सब अलग हो गया है। हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे 29 की तरफ। बच्चे को समूह कार्य देना चाहिए प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसके शिक्षण का काम कम हो सकता है या छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर प्रभावी होने की अनुमति होती है। या सीखने के प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करते हैं कि समर्थन होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा 3 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर सीखने सिखाने में सहायता, परस्पर सहायता की बात है, एक दूसरे की सहायता हो, वहीं हमारा क्वेश्चन का आंसर है। या हमारा जीवन से रिलेटेड हो और कि हम अपने जीवन के साथ जोड़ कर पढ़ाए या अवसर दे, इस तरह से जब भी हमारा कोई आंसर मिले तो वहीं हमारा सही आंसर माना जाता है। ओके, क्योंकि हम बाल केंद्रित रख कर पढ़ाएंगे, ना कि शिक्षक केंद्रित। हम बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना है, उसी क्लास को अपनाना है। ओके, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो संकेत कैसा कर रहा है। जब भी बच्चा जब पढ़ने में उसको दिक्कत हो तो लिख भी नहीं सकता है, जब लिख भी नहीं सकता है तो पढ़ भी नहीं सकता है, उसको कठिनाई हो रही है, पढ़ने में अच्छा हो रहा है, उसे क्या मानेंगे, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। ओके, हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन नीचे भी हम देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार हमारे कंसेप्ट में आएगा, दिमाग में आएगा और हमको याद हो जाएगा। तो लेखन क्षमता किससे होता है, तो डिसग्राफिया से हमारा लेखन क्षमता होता है। जब भी हम ग्राफ बनाए, ग्राफिया है, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो लिखने से संबंधित होगा। जब हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इसीलिए अधिगम क्षमता यहाँ पर हो जाएगा लिखने में। गणितीय क्षमता किसमें होता है, कैलकुलेटर द्वारा हम गणित को बनाते हैं। तो कैलकुलिया यहाँ पर याद कर लेंगे, कैलकुलिया से गणित में अक्षमता होती है। डिस्प्रेक्सिया यहाँ पर गति अक्षमता होती है, यहाँ पर फिजिकल अक्षमता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ देखेंगे कि हम यहाँ पर कॉपी लिए, कॉपी के ऊपर फेंकेंगे, हम अच्छे से पकड़ लिए, या कुछ भी है बॉल को फेंकेंगे, हम पकड़ लिए तो हमें अक्षमता नहीं है। लेकिन वही बॉल कहीं और चल जाए, हमारा हाथ कहीं और हो, तो उसी के गति अक्षमता माना गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1995 में अधिगम विकार को 7 प्रकार से माना गया था, लेकिन अभी 2016 में जो खोज किया गया है तो यहाँ पर 21 प्रकार का डिसेबिलिटी बताया गया है, जो एनसीएफ 2005 में यहाँ पर
बताया गया था और यहाँ पर 2020 में अपनाया भी गया है। तो यहाँ पर 18 होने से क्वेश्चन यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर बदल चुका है फ्रेंड्स। हम आप लोग के लिए इस अधिगम क्षमता पर एक अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। लेकिन सबसे अधिकांश यहाँ पर आता है यहाँ पर जो 6-7 प्रकार का डिसेबिलिटी है, क्षमता जो है उसी पर देखिए।